अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में 3 मुख्य नदी तंत्र कौन से हैं? तो उत्तराखंड के नदी तंत्र दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से कौन से मुख्य नदी तंत्र हैं 3? गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र या काली नदी तंत्र। तो दोस्तों उत्तराखंड के जो 3 मुख्य नदी तंत्र हैं वो हैं गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी। गंगा, यमुना और काली नदी तंत्र दोस्तों ये मुख्य नदी तंत्र कहलाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग और सरल क्वेश्चन है। भागीरथी यानी कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो दोस्तों ऑप्शन है गंगोत्री, उत्तरकाशी, गोमुख या पिंडारी ग्लेशियर। तो दोस्तों जो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गोमुख। तो बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये तो, और लेकिन इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। ऐसे कभी कभी जो क्वेश्चन सरल होते हैं वो भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसलिए गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? गोमुख है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर भागीरथी नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है? तो किस स्थान पर भागीरथी नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग या रुद्रप्रयाग। तो कौन से स्थान पर भागीरथी नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है दोस्तों देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब भागीरथी नदी गंगा नदी से जो है भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, तो वहाँ पर देवप्रयाग बनता है दोस्तों, और देवप्रयाग में इस नदी का नाम गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग कहते हैं, और वहाँ से दोस्तों गंगा नदी के नाम से ये नदी प्रवाहित होती है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गंगा नदी तंत्र के प्रमुख उपतंत्र कौन से हैं? तो गंगा नदी उपतंत्र कौन से हैं दोस्तों? भागीरथी उपतंत्र और अलकनंदा उपतंत्र, ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या यमुना उपतंत्र। तो बात करें दोस्तों ऑप्शंस की, तो यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा दोस्तों ये गंगा नदी के सहायक नदियां हैं, जिनको जिनके जिनको मिलन से दोस्तों ये गंगा नाम कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर यमुना उपतंत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। तो इस आधार पर देखा जाए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो गंगा नदी है वो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से ही बनती है। ठीक है, और वहीं से इसका नाम जो है क्या कहलाता है दोस्तों? गंगा नाम इसका पड़ता है। तो यमुना नदी इसमें इससे अलग है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों गंगोत्री नदी से लेके देवप्रयाग तक जो भागीरथी की लंबाई है दोस्तों, वो है आपकी 205 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 205 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, गंगोत्री से देवप्रयाग तक जो भागीरथी नदी की लंबाई है वो कितनी है? 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदियां हैं दोस्तों जिनको सास बहू के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गंगा यमुना, रामगंगा काली, भागीरथी अलकनंदा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से जो भागीरथी और अलकनंदा नदी है दोस्तों, इन दोनों नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है, और भागीरथी और अलकनंदा मिल के बन जाती हैं दोस्तों फिर गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, तो यही नदी गंगा नदी के नाम पे प्रवाहित होती है। तो इसी नदी को भागीरथी और अलकनंदा को सास बहू के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? तो दोस्तों जो जानवी नदी है वो किस नदी से संबंधित है मुख्यतः? तो जानवी नदी दोस्तों ऑप्शन है काली, रामगंगा, अलकनंदा या भागीरथी। तो दोस्तों जो जानवी नदी है वो किस नदी से संबंधित है? ये नदी दोस्तों भागीरथी नदी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आप भी अपने क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपने अपने स्कोर को चेक करना है दोस्तों। ठीक है, तो उस आधार पर आप अपने को जजमेंट कीजिए कि आप एग्ज़ाम के लिए कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर है? ऑप्शन है रामगंगा, काली गंगा, गौरी गंगा या जटा गंगा। तो दोस्तों जागेश्वर धाम का नाम आपने सुना होगा, और ये जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर है दोस्तों? ये है जटा गंगा के तट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जागेश्वर धाम जो है किस नदी के तट पर है दोस्तों? वह है जटा गंगा नदी के तट पर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के किस पोस्ट ऑफिस से गंगा जल खरीदा जा सकता है? तो दोस्तों उत्तराखंड में एक गंगा जल के जो विक्रय की प्रक्रिया बनाई गई है पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत, वो किस नाम से इसमें जो है गंगा जल बेचा जाता है? तो दोस्तों वह है देवप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग जो है पोस्ट ऑफिस से गंगा जल खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस से गंगा जल खरीदने का ऑप्शन भी है जो देवप्रयाग के नाम से है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है। तो जो भिलंगना नदी है दोस्तों उसका उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर या खतलिंग ग्लेशियर। तो भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है दोस्तों? वह है खतलिंग ग्लेशियर है दोस्तों। क्या है? खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर भिलंगना नदी भागीरथी से जाकर मिलती है? तो दोस्तों कौन सा स्थान है जहाँ पर भिलंगना नदी भागीरथी नदी से जाकर मिलती है? ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या गणेश प्रयाग या जोशी मठ। ठीक है दोस्तों, तो किस स्थान पर भिलंगना नदी भागीरथी से मिलती है? तो जो भिलंगना नदी दोस्तों मिलती है भागीरथी से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है दोस्तों, गणेश प्रयाग में। दोस्तों जो भिलंगना नदी और भागीरथी नदी जो आपस में मिलती हैं वो गणेश प्रयाग में मिलती थी, लेकिन अब ये जो गणेश प्रयाग है दोस्तों ये जो है टिहरी बांध हो चुका है, क्योंकि ये जल में मग्न हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर अब अगर आपसे पूछा जाए कभी टिहरी बांध आ जाए दोस्तों, इसमें ऑप्शन अगर टिहरी बांध होता तो वो भी इसका सही आंसर हो जाता दोस्तों। ठीक है, क्योंकि भिलंगना नदी और भागीरथी नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर गणेश प्रयाग, और अब वो चूंकि जल में डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है वो जगह, तो इसलिए जो है अब ये टिहरी बांध के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भिलंगना नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो अब बताना है कि भिलंगना नदी जो है वो कितनी लंबाई है इसकी, टोटल 50 किलोमीटर, 65, 95 या 110 किलोमीटर। तो दोस्तों जो भिलंगना नदी है इसकी कुल लंबाई है 110 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भिलंगना नदी की कुल लंबाई कितनी हुई दोस्तों? 110 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको इसी प्रकार की लगातार क्लासेस हमारे द्वारा देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल गंगा सहायक नदी है। तो बाल गंगा सहायक नदी है दोस्तों किसकी? भागीरथी की, भिलंगना की, मंदाकिनी की या पिंडर की। तो दोस्तों जो बाल गंगा नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ये है दोस्तों आपकी भिलंगना नदी की। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? भिलंगना नदी की सहायक है बाल गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, बाल गंगा जो है भिलंगना नदी की सहायक नदी है दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों जो अलकनंदा नदी है इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन है धौली गंगा, विष्णु गंगा, ऋषि गंगा या गणेश गंगा। तो दोस्तों अलकनंदा नदी को प्रारंभिक नाम जो है वह है विष्णु गंगा। तो अलकनंदा नदी का ही प्राचीन नाम विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलकनंदा नदी का एक अन्य नाम और क्या है? दोस्तों अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका एक अन्य नाम और है, जैसे झील गंगा, बाण गंगा, हिरण्यवती गंगा या कौशिकी गंगा। तो दोस्तों अलकनंदा नदी का जो दूसरा नाम है वो कौन सा आपका? हिरण्यवती के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अलकनंदा नदी का दूसरा नाम क्या बताया दोस्तों? हिरण्यवती नदी। ठीक है, और इसको जो है आपका विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है और इसी को हिरण्यवती के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अलकनंदा नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? मिलम हिमनद, सतोपंथ हिमनद, बंदरपूछ हिमनद या पेंटिंग हिमनद। तो दोस्तों अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? ये होता है दोस्तों सतोपंथ ग्लेशियर से। किससे? सतोपंथ ग्लेशियर से दोस्तों अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद इसके साथ अन्य नदियाँ मिलती हैं, कोई दाएं से कोई
बाएं से, और इस तरीके से चार पंचप्रयाग बनते हैं, और उसके बाद ये नदी गंगा नदी के नाम से हरिद्वार की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों। ठीक है, तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों? सतोपंथ हिमनद से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलकनंदा नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है? तो दोस्तों जो अलकनंदा नदी है, ये तो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, तो कंफर्म हो गया आपको। यहाँ से बहते हुए जहाँ तक इसको अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये नदी बहुत आगे तक बहती है, लेकिन इसका नाम बदल जाता है दोस्तों। कौन सी जगह है ये बताना है। शतोपंथ से देवप्रयाग, शतोपंथ से रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ से केशवप्रयाग तक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अलकनंदा नदी है वो कहाँ से कहाँ तक बहती है? वो बहती है दोस्तों सतोपंथ ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, और देवप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा नदी जो है देवप्रयाग से भागीरथी के साथ मिलने के बाद अलकनंदा नदी का नाम गंगा नदी पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूंकि अलकनंदा नदी सतोपंथ से होकर देवप्रयाग तक बहती है, और वहां से गंगा नाम हो जाता है नदी का, तो इस सतोपंथ से देवप्रयाग तक टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, तो उसी को कहेंगे अलकनंदा नदी की लंबाई, और वहां से उसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है, तो गंगा नदी की लंबाई वहां से काउंट होती है दोस्तों। ठीक है, तो अलकनंदा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? वह है 195 किलोमीटर, यानी कि 195 किलोमीटर है दोस्तों अलकनंदा नदी की लंबाई। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलकनंदा में सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है? अब ये देखिए दोस्तों, अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है सबसे पहले, ये पूछा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन है विलंगना, लक्ष्मण गंगा, विष्णु गंगा, या इनमें से कोई नहीं। तो अलकनंदा में जो सबसे पहले नदी मिलती है दोस्तों, क्योंकि सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है, तो उसके बाद जो पहली नदी अलकनंदा नदी में मिलती है वो है दोस्तों लक्ष्मण गंगा नदी मिलती है। ठीक है, लक्ष्मण गंगा भी अलकनंदा की एक सहायक नदी के रूप में है, जो है अलकनंदा नदी में मिल जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन अलकनंदा की सहायक नदी है? तो दोस्तों अलकनंदा नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो ऑप्शन है सरस्वती, धौली गंगा, मंदाकिनी, ये सभी। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों, सरस्वती नदी भी अलकनंदा में की सहायक है, धौली गंगा भी सहायक है, मंदाकिनी भी सहायक है। तो ये तीनों नदियां दोस्तों इसकी सहायक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है? तो कौन सा स्थान है जहां पर अलकनंदा से पिंडर नदी मिलती है दोस्तों? अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम को क्या कहते हैं? ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन है दोस्तों नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, या देवप्रयाग। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कौन सी नदी जो है किस प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा से पिंडर नदी मिलती है? तो दोस्तों जहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है वो होता है कर्णप्रयाग में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलकनंदा से पिंडर नदी कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम स्थित हैं। तो दोस्तों अलकनंदा के साथ जब मंदाकिनी मिलती है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को बोलते हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग। ये जो प्रयाग हैं दोस्तों, ये इनके साथ जो है बनते रहते हैं जहाँ पर नदियों का संगम है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम दोस्तों रुद्रप्रयाग है। ठीक है, और अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम क्या है दोस्तों? कर्णप्रयाग। ठीक है, और अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम नंदप्रयाग हो जाएगा दोस्तों। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको चारों के चारों प्रयागों की स्थितियां याद होनी चाहिए, कब कहाँ पर कौन सा बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों उसी का अपोजिट है, पूछा तरीका अलग है। रुद्रप्रयाग संगम में अलकनंदा नदी से संगम होता है। तो दोस्तों जो रुद्रप्रयाग है यहाँ पर जब संगम होता है, तो इसमें अलकनंदा नदी से किसका संगम होता है? धौली गंगा, पिंडर, मंदाकिनी, या विरही गंगा। तो दोस्तों सामान्य सी बात है कि अभी हमने बात की थी रुद्रप्रयाग कब बनता है,
जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, तो उस स्थान को रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों इसको? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? तो भागीरथी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है ए नंदप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में, इनमें से कोई नहीं। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वो कहलाता है दोस्तों देवप्रयाग। ठीक है, और देवप्रयाग से इस नदी का नाम क्या बन जाता है दोस्तों? गंगा नदी। तो आई थिंक आपको ये नदी का हिसाब किताब क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो दोस्तों कॉमन सी बात है, जब नंद प्रयाग बन रहा है तो और ऑप्शन में दोस्तों नंदाकिनी नदी भी है, तो अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम दोस्तों नंद प्रयाग बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, पिंडर नदी का उद्गम है। तो दोस्तों जो पिंडर नदी है वो कहाँ से जो है इसका उद्गम होता है? ऑप्शन है बद्रीनाथ, केदारनाथ, पिंडारी ग्लेशियर या मिलम ग्लेशियर। तो पिंडर नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वह है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडर नदी जो निकलती है वो कॉमन सी बात है पिंडारी ग्लेशियर से ही निकलती है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो दोस्तों क्वेश्चन ये अल्टरनेट घुमा के आते हैं। नदी तंत्र से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों एग्जाम में, इसलिए आप नदी तंत्र वाले क्वेश्चन को पूरे तरीके से प्रिपेयर इसी क्लास के अंतर्गत कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इनसे हटके कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इन्हीं क्वेश्चन को अल्टरनेट करके यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो दोस्तों केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है भागीरथी, अलकनंदा, सरयू या मंदाकिनी। तो दोस्तों जो मंदाकिनी नदी है वो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक प्रवाहित होती है दोस्तों। ठीक है, और केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहने वाली नदी को क्या कहते हैं? कहा जाता है दोस्तों मंदाकिनी। क्या कहा जाएगा दोस्तों? मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह यानी कि मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है दोस्तों? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या धौलीगंगा। तो मंदाकिनी नदी जो है मंदाकिनी नदी का जो जल प्रवाह है दोस्तों वो किससे संबंधित है? वो है अलकनंदा से। किससे संबंधित है दोस्तों? अलकनंदा से। इम्पोर्टेंट रखिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर दोस्तों जहाँ पर इस नदी के साथ इनका जो संगम स्थल है दोस्तों वो होता है रुद्रप्रयाग में। कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है ना, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं दोस्तों? रुद्रप्रयाग में। तो ये एक प्रयाग को बनाती हैं। ठीक है, मंदाकिनी और अलकनंदा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंच प्रयागों में अंतिम प्रयाग कौन सा है? ऑप्शन है विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग या देव प्रयाग। तो दोस्तों जो पंच प्रयागों में अंतिम प्रयाग है दोस्तों वह है देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग है दोस्तों? देव प्रयाग दोस्तों पंच प्रयागों में सबसे अंतिम प्रयाग के रूप में है। उसके बाद वहां से नदी गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस नदी की शीर्ष धारा सरस्वती के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों कौन सी नदी की जो शीर्ष धारा है उसको सरस्वती के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भागीरथी, अलकनंदा, यमुना या कोसी नदी। तो दोस्तों जो भागीरथी नदी है इसकी शीर्ष धारा को सरस्वती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सरस्वती के नाम से जाना जाता है भागीरथी नदी की शीर्ष धारा को। ठीक है दोस्तों, तो भागीरथी नदी की जो शीर्ष धारा है दोस्तों उसका नाम क्या है? सरस्वती के नाम से उसको जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन सी नदी पौड़ी की व्यास घाटी के पास गंगा नदी में मिलती है? तो दोस्तों पौड़ी की व्यास घाटी है दोस्तों उसके पास जो नदी मिलती है वो नदी कौन सी है? ऑप्शन है नयार नदी, पश्चिमी रामगंगा, कोसी नदी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पौड़ी की व्यास घाटी के पास जो नदी गंगा नदी में मिलती है वो कौन सी है?
वो है दोस्तों नयार नदी। ठीक है, तो पौड़ी के जो व्यास घाटी है उसके पास में नयार नदी जो है गंगा नदी से मिलती है दोस्तों। ठीक, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी रामगंगा का उद्गम होता है। तो दोस्तों पश्चिमी रामगंगा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है दूधातोली श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, बागेश्वर की पहाड़ियों से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पश्चिमी रामगंगा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? उसका उद्गम होता है दूधातोली श्रेणी से। तो दूधातोली श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? वो निकलती है पश्चिमी रामगंगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है? तो दोस्तों पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है विरमा, गगास, बीनो, या सभी। तो दोस्तों पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? वो है दोस्तों ये तीनों नदियां दोस्तों, बिरमा नदी भी है, उसके बाद गगास नदी भी है, उसके अलावा बीनो नदी भी है। ये सभी दोस्तों पश्चिमी रामगंगा में मिलते हैं और उसके बाद जो है ये इसकी सहायक नदियों के रूप में कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं और रामगंगा की जो वैल्यू को बढ़ाते हैं दोस्तों, वो माना गया है। तो दोस्तों जो गढ़वाली साहित्य का जो प्रारंभ माना गया है वो माना गया है 1750 में। कब माना गया दोस्तों? 1750 ईस्वी में दोस्तों गढ़वाली साहित्य का प्रारंभ समय माना गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोरखवाणी के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों गोरखवाणी जो रचना है इसके रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है महाराजा सुदर्शन शाह, या थोहर चंद, हिमांशु जोशी, या तोता कृष्ण गैरोला। तो दोस्तों जो गोरखवाणी नामक जो रचना है इसके रचयिता कौन है दोस्तों? वो है महाराजा सुदर्शन शाह दोस्तों। क्या हैं? महाराजा सुदर्शन शाह दोस्तों गोरखवाणी के रचयिता हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाली लोक साहित्य के आरंभिक काल की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों जो गढ़वाली लोक साहित्य है उसके आरंभिक काल, जो प्रारंभिक काल है उसका, उस प्रारंभिक काल की मुख्य रचनाएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन है बूरो संत, चेतावनी, हिंदी, या ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो गढ़वाली लोक साहित्य के अंतर्गत बूरो संत भी है, चेतावनी भी है और हिंदी भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो गढ़वाली लोक साहित्य के आरंभिक काल के प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो बूरो संत है, चेतावनी भी है और हिंदी भी है दोस्तों। जरूर इसको याद कर लीजिएगा, आपको आगामी एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाली बोली में लिखा गया प्रथम नाटक कौन सा है? तो गढ़वाली बोली में लिखा गया जो प्रथम नाटक है दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन है जय विजय, भक्त प्रहलाद, राज दरबारी, या सभा सार। तो दोस्तों जो गढ़वाली बोली में लिखा गया प्रथम नाटक है वह है जय विजय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आगामी ग्रुप सी के किसी भी एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाल जन साहित्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जो गढ़वाल जन साहित्य परिषद की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है दामोदर प्रसाद थपलियाल, गोपेश्वर कोठियाले, और घनश्याम रतूड़ी, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो गढ़वाल जन साहित्य परिषद की स्थापना की गई थी वो की गई थी, उसके रचना जो स्थापनाकार थे उसमें दामोदर प्रसाद थपलियाल भी हैं, गोपेश्वर कोठियाले भी हैं, घनश्याम रतूड़ी भी हैं दोस्तों। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाली कविता सिंहनाद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों सिंहनाद नामक जो रचना है गढ़वाली कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? भगवती पंथरी, या भजन सिंह, या लीलानंद कोटनाला, या भवानी प्रसाद थपलियाल। तो गढ़वाली कविता जो सिंहनाद है दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? सिंहनाद के लेखे हैं दोस्तों भजन सिंह। कौन है? भजन सिंह के द्वारा लिखी गई है दोस्तों सिंहनाद। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाली लोक साहित्य में पौराणिक लोक गाथाएं कहलाती हैं।
तो गढ़वाली लोक साहित्य के अंतर्गत पौराणिक लोक गाथाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है जागर, पवाड़े, आण या पंडुली। तो दोस्तों जो गढ़वाली लोक साहित्य में पौराणिक लोक गाथाएं हैं दोस्तों, उनको जागर नाम दिया गया है। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? जागर नाम दिया गया है। दोस्तों हमारी क्लास जो है उत्तराखंड के अंतर्गत पुलिस और आरओ, एआरओ और उसके अलावा आपके वन दरोगा और साथ ही साथ आपका जो पीसीएस प्री है दोस्तों, प्रवक्ता स्क्रीनिंग है, जो भी एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों उत्तराखंड में, सभी के लिए ये उत्तराखंड का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी में सिलेबस सेम दिया गया है दोस्तों। इसलिए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा, साथ ही अपने उन अभ्यर्थियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने भी इस प्रकार के उत्तराखंड के कोई भी एग्ज़ाम अप्लाई किए हों। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस विषय पर लोक कथा आधारित नहीं होती है? तो दोस्तों किस विषय पर लोक कथा आधारित नहीं होती है? जैसे पशु पक्षी संबंधी, शिक्षा संबंधी, देवी देवताओं संबंधी या भूत प्रेत संबंधी। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो किस विषय पर लोक कथा आधारित नहीं होती है? यह है दोस्तों शिक्षा संबंधी। तो शिक्षा संबंधी कोई भी लोक कथा आधारित नहीं होती है। अदरवाइज पशु पक्षियों पर भी लोक कथा बन सकती है, देवी देवताओं पर भी होती है, भूत प्रेत से संबंधित भी होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड में शैली, भाषा, वर्ण आदि के आधार पर लोक गीतों के कौन से प्रकार हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड में शैली, भाषा, वर्ण के आधार पर लोक गीतों के प्रकार क्या क्या हैं? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक मंगलिक, दूसरा है मनोरंजनात्मक या देशभक्तिपूर्ण या ये सभी। तो दोस्तों उत्तराखंड में शैली, भाषा, वर्ण आदि के आधार पर लोकगीतों के जो प्रकार हैं दोस्तों, वो है आपके सांस्कृतिक मांगलिक भी हैं, मनोरंजनात्मक भी हैं, देशभक्तिपूर्ण भी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1455 में 1455 में जगतपाल देव के देवप्रयाग के ताम्रपत्र से किस बोली की पुष्टि होती है? तो 1455 ईस्वी में जो जगतपाल देव के द्वारा जो देवप्रयाग के ताम्रपत्र में जो बोली की पुष्टि हुई है, वो किस बोली की हुई है दोस्तों? कुमाऊनी, जौनसारी, गढ़वाली या चौंदासी। तो चौदांसी। तो दोस्तों कौन सी भाषा? यहाँ से दोस्तों गढ़वाली भाषा की पुष्टि हुई है दोस्तों। गढ़वाली भाषा को दोस्तों 1455 में ही जगतपाल देव के देवप्रयाग के ताम्रपत्र में इस जो है गढ़वाली बोली की पुष्टि हुई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाली भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। तो दोस्तों जो गढ़वाली भाषा है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ऑप्शन है संस्कृत अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, हिंदी अपभ्रंश से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो गढ़वाली भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है वो किससे मानी जाती है? ये मानी जाती है दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो गढ़वाली भाषा की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को भाषा का एक रूप माना है? तो दोस्तों साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को एक भाषा का रूप किसने माना है? किसने अपनी पुस्तक में माना है दोस्तों? विलियम जोन्स ने, फ्रैंक ने, मैक्स मूलर ने या मैकाइवर व पेज ने। तो दोस्तों साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को भाषा का एक रूप किसने माना है दोस्तों? ये माना गया है दोस्तों मैक्स मूलर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मैक्स मूलर ने इसको जो है गढ़वाली भाषा का एक रूप, गढ़वाली को भाषा का एक मुख्य रूप माना है दोस्तों। तो मैक्स मूलर ने ये माना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तक जो है दोस्तों साइंस ऑफ लैंग्वेज में दोस्तों गढ़वाली को भाषा का एक रूप माना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सलाणी, राठी, नागपुरिया आदि बोलियां किस भाषा के अंतर्गत आती हैं? तो दोस्तों सलाणी, राठी और नागपुरिया आदि जो बोलियां हैं, ये किस भाषा के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन है कुमाऊनी, जनजातीय, गढ़वाली या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो भाषाएं होती हैं दोस्तों, ये आती हैं गढ़वाली भाषा के अंतर्गत।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित किस भाषा को कुमाऊनी और गढ़वाली का मिला जुला रूप कहा जाता है? तो दोस्तों कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा का मिला जुला रूप किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सिराली या माझ कुमैया या बावरी या जौहारी। तो दोस्तों कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा का मिला जुला रूप किस भाषा को कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है दोस्तों आपका माझ कुमैया। ठीक है दोस्तों, माझ कुमैया दोस्तों ये जो है ये कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाओं का मिला जुला रूप कहलाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाली भाषा की उपबोली जो राठी है वो किन क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों गढ़वाली भाषा की जो उपबोली है राठी जो है किन क्षेत्रों में बोली जाती है दोस्तों? ये बोली जाती है दोस्तों आपके बिनसर में भी बोली जाती है, इसके अलावा थली शैण में भी बोली जाती है, देवलगढ़ यानी कि इसमें तीनों में बोली जाती है। तो ये सभी तीनों आंसर इसके सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिनसर में भी, थलीशैण में भी और देवलगढ़ में भी। तो गढ़वाली भाषा की उपबोली जो राठी बोली है दोस्तों, राठी ये गढ़वाली भाषा की उपबोली है दोस्तों। और ये बिनसर, थलीशैण और देवलगढ़ ये सभी जगहों में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में हरियाणवी खड़ी बोली का प्रयोग नहीं होता है? तो उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में दोस्तों हरियाणवी खड़ी बोली का यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर हरियाणवी खड़ी बोली का प्रयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन है हरिद्वार, कोटद्वार, रुड़की या देहरादून। तो दोस्तों इनमें से अगर हम देखें तो जो कोटद्वार वाला क्षेत्र है, यहाँ पर दोस्तों कोटद्वार में ये हरियाणवी खड़ी बोली का प्रयोग नहीं होता है। बाकी हरिद्वार में भी होता है, रुड़की में भी होता है, देहरादून में भी हरियाणवी खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, गढ़वाल क्षेत्र के ऊंचाई वाले स्थानों पर कौन सी बोली बोली जाती है? तो दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र का जो ऊंचाई वाले स्थान है वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन है राठी, गगपरिया, लोहव्या या जौनसारी। तो दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र के जो ऊंचाई वाले स्थान है वहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो है दोस्तों आपका जौनसारी। कौन सी भाषा? जौनसारी बोली बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, तो जौनसारी बोली जाती है दोस्तों ऊंचाई वाले स्थानों पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, चमोली और पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में कौन सी बोली का प्रयोग होता है? तो दोस्तों चमोली और पिथौरागढ़ जो एरिया हैं इनके सीमावर्ती भागों में कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन है भोटिया, दशौलिया, बधाड़ी या ये सभी। तो दोस्तों चमोली और पिथौरागढ़ के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं इनमें जो बोली बोली जाती है दोस्तों वह है भोटिया बोली। कौन सी बोली? भोटिया बोली जाती है दोस्तों इन क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया में होते हैं तो यहाँ पर भोटिया जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दोस्तों इसे भोटिया या भोटी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भोटी भाषा के नाम से इसको जाना जाता है। ये सीमावर्ती क्षेत्रों में जहाँ भोटिया लोग यानी कि तिब्बती जो है लोग रहते हैं, तो ये जो है इस भाषा को भोटी भाषा कहा जाता है, यानी कि भोटिया इसको कहा जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो है सामान्य ज्ञान से संबंधित है। सामान्य ज्ञान में के अंतर्गत आपको जो है समसामयिक घटना से संबंधित क्वेश्चन भी मिलेंगे और साथ ही दोस्तों सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी इसमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी एग्जाम्स लगातार हो रहे हैं दोस्तों उसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों का विशेष रोल है, इसलिए हमने इसमें उत्तराखंड के साथ साथ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है। तो इसलिए बिना स्किप के इन क्वेश्चंस को भी आप जरूर सुनिएगा और साथ ही अगर कोई क्वेश्चन अगर क्रिटिकल लग रहे हो तो उन्हें अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनको भी। तो 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, एम वेंकैया नायडू या नरेंद्र मोदी।
तो वो दोस्तों साधारण सी बात है, हर किसी अभ्यर्थी को पता होगा कि राष्ट्रपति अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, वह हैं द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो सोलर राज्य है वो कौन है? वो है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान को दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? वो है दोस्तों निकारागुआ। कौन सा है? निकारागुआ देश जो है दोस्तों, ये दोस्तों ये फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश देश है। ठीक है दोस्तों, जो भारत की फार्मा मानकों को मान्यता देता है। तो निकारागुआ दोस्तों ये देश का नाम है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 में शिखर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों 2025 में जो G20 जो शिखर सम्मेलन है, इसका जो मेजबानी किसके द्वारा है? तो दोस्तों ये है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। किसके द्वारा? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, यानी कि साउथ अफ्रीका के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। 2025 में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों 2025 में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला जो भारतीय राज्य है वो कौन सा है? ये है दोस्तों आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जीडीपी दोस्तों 2025 में सर्वाधिक रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन है 540 ईसा पूर्व, 320 ईस्वी, 440 ईसा पूर्व या 261 ईसा पूर्व। तो दोस्तों जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अन्य क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूस की क्रांति जो हुई थी दोस्तों किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1918, 1919, 1917 या 1913। तो दोस्तों जो रूसी क्रांति हुई थी वो 1913 में हुई थी। कब हुई थी? सॉरी दोस्तों 1913 में नहीं, 1917 में। कब हुई थी? 1917 में हुई थी दोस्तों रूसी क्रांति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है, इसे एक रेखा द्वारा दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, उस रेखा का नाम बताइए। तो दोस्तों कौन सी रेखा ऐसी है जो भारत के जो है भारत गोलाकार भारत को जो है दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन है डिवाइडर, विभाज्य रेखा, अक्षांश या भूमध्य रेखा। तो दोस्तों जो भारत की जो भूमध्य रेखा है वो दोस्तों भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरस्कार विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर निम्नलिखित में से किस निर्देशक द्वारा निर्देशित की गई है? तो दोस्तों ये पुरस्कार विजेता फिल्म है स्लम डॉग मिलेनियर। तो दोस्तों किसके द्वारा किसके डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी दोस्तों? ऑप्शन है डैनी बॉयल, राम गोपाल वर्मा, M.S. राजामौली या वी रजवान। तो दोस्तों किसके केयर टेकिंग में ये फिल्म बनी है?
ये बनी है दोस्तों डैनी बॉयल के, किसके, डैनी बॉयल के दिशा निर्देशन में दोस्तों ये फिल्म बनी है स्लम डॉग मिलेनियर। ठीक है दोस्तों, और ये पुरस्कार विजेता फिल्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डैनी बॉयल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2000 के गांधी शांति पुरस्कार से दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति को किसके साथ सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों 2000 के गांधी शांति पुरस्कार से दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति को किसके साथ सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन है स्टेट ज्वेलरी ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, स्टेट बैंक ऑफ बांग्लादेश या ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है जो पुरस्कार की दिया गया था दोस्तों, वो दिया गया था ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिल्म रॉक स्टार में अनोखे परिधान डिजाइन किए गए, इनमें इन्हें किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो दोस्तों जो रॉक स्टार में जो परिधान डिजाइन किए गए थे वो किसके द्वारा डिजाइन किए गए थे। तो ये काम किया गया था दोस्तों अकी निरोला, किसके द्वारा, अकी निरोला के द्वारा दोस्तों फिल्म रॉक स्टार में जो है परिधान डिजाइन किए गए थे अकी निरोला के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी की ब्रांड एम्बेसडर एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है, इस सही नाम चुनिए। तो दोस्तों जो नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी की ब्रांड एम्बेसडर हैं, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री भी हैं, तो वो अभिनेत्री कौन हैं। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन हैं, मनीषा कोइराला, करीना कपूर, कैटरीना कैफ या आलिया भट्ट। तो दोस्तों जो नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी है इसके ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो हैं कैटरीना कैफ। ठीक है दोस्तों, तो कैटरीना कैफ दोस्तों नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी के ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पीसीएस में पूछा जा रहा है दोस्तों, और उत्तराखंड के अन्य समूह गौ के एग्जाम्स में पूछा गया होगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त है दोस्तों। ये प्राप्त है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को। तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम बहुत आगे है दोस्तों, इस कारण से कि उन्होंने पहला साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत में लोकप्रिय अधिनियम जो MGNREGA तो का पूरा नाम क्या है दोस्तों। ठीक है, तो भारत में जो लोकप्रिय अधिनियम है MGNREGA, तो इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके पूरे नाम की, तो यह है दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से मनरेगा को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों MG महात्मा गांधी, एन का मतलब नेशनल जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी योजना है, इसको अधिनियम के तौर पे यहाँ भारत में जो है लागू किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुएज नहर किस युग और वर्ष में खोली गई थी। तो दोस्तों जो सुएज नहर है वो किस युग में और किस वर्ष में खोली गई थी दोस्तों। ये खोली गई थी दोस्तों 1869, 1869 दोस्तों। कब, 1869 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, 1869 ईस्वी में दोस्तों सुएज नहर को खोला गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है दोस्तों, कोलंबस की पहली समुद्री यात्रा जिसमें उन्होंने नई दुनिया की खोज की और अमेरिका पहुंचे किस वर्ष हुई थी।
तो दोस्तों कोलंबस ने जो पहली समुद्री यात्रा की थी जिसमें नई दुनिया की खोज की थी, वो कब की थी दोस्तों? वो की थी 1492 ईसा पूर्व में की थी दोस्तों। कब की थी? 1492 ईसा पूर्व में दोस्तों कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की थी, और वही नई दुनिया दोस्तों अब अमेरिका के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दोस्तों उत्तराखंड में किस प्रकार की झीलों की अधिकता है? तो दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो बताना है कि उत्तराखंड में किस प्रकार की झीलों की अधिकता है। तो ऑप्शन है विवर्तनीय झील, वायुजनित झील, या ज्वालामुखी झील, या हिमानी झील। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा झील हैं दोस्तों वह हैं हिमानी झील। तो ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिमानी यानी कि जो प्राकृतिक झीलों की अधिकता के लिए उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो हिमानी झील है इनको प्राकृतिक झील भी कहा जाता है, और ये नेचुरली बने हुए हैं दोस्तों। तो इनमें इन झीलों की अधिकता के लिए उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सबसे ज़्यादा झील कहाँ है, इसका तात्पर्य ये हुआ नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, या बागेश्वर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नैनीताल, क्योंकि नैनीताल में दोस्तों सबसे अधिक प्राकृतिक झील हैं दोस्तों। झीलों का निर्माण दोस्तों कृत्रिम तौर पर भी किया जा सकता है, लेकिन नैनीताल जिला उत्तराखंड का ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राकृतिक झील बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। निम्न में से किसे तालों का प्रदेश भी कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड के अंदर कौन सा ऐसा स्थान है जिसको तालों का प्रदेश कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका काठगोदाम, अल्मोड़ा, पौड़ी, या नैनीताल। तो दोस्तों सामान्य सी बात है, क्योंकि अल्मोड़ा का सबसे ज़्यादा जो जिला है मतलब ज़्यादा तालों वाले जिला वो नैनीताल है, तो इसी को तालों का प्रदेश भी कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस पुराण में नैनीताल को त्रि-ऋषि सरोवर कहा गया है? तो नैनीताल जिले को दोस्तों त्रि-ऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको किस पुराण में ये बात कही गई है? तो दोस्तों विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण, या मत्स्य पुराण। तो दोस्तों अगर बात करें तो त्रि-ऋषि सरोवर जो कहा गया है नैनीताल को, वो कहा गया है दोस्तों स्कंद पुराण में। कौन से पुराण में दोस्तों? स्कंद पुराण जो ग्रंथ है दोस्तों, इसमें दोस्तों जो है नैनीताल को त्रि-ऋषि सरोवर के नाम से संबोधित किया गया है, यानी कि त्रि-ऋषि सरोवर इसको कहा गया है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नैनीताल जिले में स्थित नैनी झील की खोज किसने की थी? तो दोस्तों नैनीताल में जो नैनी झील है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है चार्ल्स डिकर, सीपी बैरना, या लॉरिस मैकलन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नैनीताल जिले में जो नैनी झील है दोस्तों इसकी खोज जो की गई थी दोस्तों वो की गई थी सीपी बैरना के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सीपी बैरना। ठीक है दोस्तों, बैरना जरूर याद रखिएगा दोस्तों। इनके द्वारा नैनीताल झील की खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नैनीताल झील की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों जो नैनीताल झील है इसकी खोज कब की गई थी? ऑप्शन है 1821, 1830, 1841, या 1850 में। तो दोस्तों जो नैनीताल की खोज हुई थी वो हुई थी 1841 में। 1841 में दोस्तों नैनीताल की खोज हो गई थी। तो ये जो है नैनीताल झील की खोज हुई थी 1841 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों नैनीताल झील समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों जो नैनीताल झील है वो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 1080 मीटर, 1587, या 1937 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो नैनीताल झील है इसके समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है दोस्तों वह है 1937 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो नैनीताल झील समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है दोस्तों? यह है 1937 मीटर, यानी कि 2000 मीटर में थोड़ा सा कम है दोस्तों। ठीक है,
बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नैनीताल झील घिरी हुई है। तो नैनीताल झील कितने पहाड़ों से घिरी हुई है दोस्तों? 4 पहाड़ों से, 5 पहाड़ों से, 7 पहाड़ों से या 8 पहाड़ों से? तो दोस्तों जो नैनीताल झील घिरी हुई है वो कितने पहाड़ों से घिरी हुई है? ये घिरी है दोस्तों 7 पहाड़ों से। कितने पहाड़ों से दोस्तों? ये घिरी है 7 पहाड़ों से घिरी हुई है दोस्तों नैनीताल झील। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नैनीताल झील के पानी का रंग है। तो नैनीताल झील का जो पानी है दोस्तों कैसा है, उसका रंग बताना है। नीला, हरा या गहरा लाल या ए और बी दोनों? तो अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो नैनीताल झील का पानी है वो नीले रंग का भी दिखाई देता है और हरा रंग भी है उसमें। तो दोनों दोनों कलर हैं दोस्तों। लाल रंग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है ये लाल। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इसका सही आंसर है, नीला और हरा। ठीक है दोस्तों, ए और बी दोनों आंसर इसके सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नैनीताल झील के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो नैनीताल झील है उस नैनीताल झील के उत्तर में जो भाग है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है मल्लीताल, तल्लीताल, गिरीताल या झिलमिल ताल? तो दोस्तों नैनीताल झील के जो उत्तरी भाग में जो भाग है उसका नाम रखा गया है मल्लीताल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में इतनी गहराई की चीज़ें भी पूछी जाती हैं, तो इसलिए इन्हें भी आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम के लिए ना छूटे। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर ग्रुप सी में इतने क्वेश्चन, इतने एग्ज़ाम कंटिन्यू हो रहे हैं दोस्तों। तो जो एग्ज़ाम पेपर सेट करने वाले हैं उन्हें ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन ओने कोने से ढूंढ के क्वेश्चन छापने हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है और कैंडिडेट इतने प्रिपेयर हैं एग्ज़ाम को लेकर कि कैसा भी क्वेश्चन आए लेकिन वो उसको सही करके ही रहेंगे। तो इसलिए आप भी अपने तैयारी का लेवल जो है हाई कीजिए दोस्तों। ठीक है, और कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड से छूटे नहीं जो आपको एग्जाम में दिक्कत करे। ठीक है, तो नैनीताल झील के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? मल्लीताल इसको कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। नैना देवी शक्तिपीठ किस ताल के समीप स्थित है? तो दोस्तों नैना देवी शक्तिपीठ यानी कि ये नैना देवी से पता चला है दोस्तों अपने आप ही कि ये नैनीताल में ही, नैनीताल झील के समीप ही स्थित हो सकता है। तो ऑप्शन में देखें, बदाणी, नैनीताल, होमकुंड शक्तिपीठ या चौराबाड़ी? तो दोस्तों ये है आपका नैनीताल। तो इसका आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों जो नैनीताल में मल्ली ताल वाला हिस्सा है उस मल्ली ताल वाले हिस्से के समीप दोस्तों यहाँ पर ये मंदिर स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये नैना देवी मंदिर है और यहाँ से नीचे को जो दोस्तों यहाँ से ये सड़कें जाती हैं। इस तरीके का यहाँ पे नैनीताल का दृश्य है। और अगर नैनीताल को अगर आप देखें दूर से दोस्तों, अगर ताल को ऊपर से ड्रोन वगैरह से देखते हैं तो इसमें आम के जैसा सेब बना हुआ है दोस्तों। तो कभी इस टाइप से कोई क्वेश्चन आए तो इस चीज़ को आप ध्यान कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? ऑप्शन है नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल या द्रोणताल? तो दोस्तों इन चारों में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा ताल जो है कुमाऊं क्षेत्र का वह है दोस्तों नौकुचिया ताल। कौन सा ताल दोस्तों? नौकुचिया ताल। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, नौकुचिया ताल नहीं होगा, इसका आंसर होगा भीमताल। कौन सा होगा दोस्तों? भीमताल दोस्तों यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है, तो इसलिए नौकुचिया ताल रॉन्ग है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर बी और ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपका जो भीमताल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भीमताल जो है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भीमताल की आकृति है। तो दोस्तों जो भीमताल है इसकी आकृति कैसी है ये बताना है। तो ऑप्शन है त्रिभुजाकार, आयताकार, चतुर्भुजाकार या वर्गाकार? तो दोस्तों अगर हम बात करें भीमताल की आकृति की तो भीमताल की जो आकृति है दोस्तों है त्रिभुजाकार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भीमताल के जल का रंग कैसा है?
तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा ताल है वो भीमताल है। और भीमताल का जो आकार है वो क्या है दोस्तों, वह है आपका त्रिभुजाकार है। अब भीमताल के जल का रंग कैसा है, इस पर चर्चा करनी है। तो ऑप्शन है गहरा हरा, गहरा नीला, हल्का लाल या हल्का नारंगी। तो बात करें, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हैं दोस्तों। अब बात आती है ए और बी में, तो ए और बी में देखें तो बी बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि भीमताल के जो जल का रंग है वो किस आकार का है, किस कलर है, वो कलर है नीला। और वो भी डार्क नीला है दोस्तों, बिल्कुल गहरा नीला। ठीक है ना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, उत्तराखंड की झीलों में से कौन नौ कोनों वाली झील है। तो नौ कोनों वाली जो झील यानी कि ताल है दोस्तों, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा नौकुचिया ताल। तो ऑब्वियसली हर कोई बच्चा इसको जानेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन उत्तराखंड व कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। तो दोस्तों उत्तराखंड व कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील कौन सी है, द्रोण सागर, नौकुचिया ताल, नचिकेता ताल या सतोपंथ ताल। तो दोस्तों उत्तराखंड व कुमाऊं क्षेत्र की जो सबसे गहरी झील है दोस्तों, वो कौन सी है, वो है दोस्तों आपकी नौकुचिया ताल ही सबसे गहरी झील है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों, वह है नौकुचिया ताल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, नौकुचिया ताल की गहराई कितनी है। तो दोस्तों ये नौकुचिया ताल जो लिखा है, नौकुचिया ताल ही है। इसकी गहराई कितने मीटर है, 20 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर या 48 मीटर। तो दोस्तों नौकुचिया ताल है, उसकी जो गहराई है वो है दोस्तों 40 मीटर। कितना मीटर गहरा है, 40 मीटर गहराई है दोस्तों नौकुचिया ताल की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ताल विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा ताल ऐसा है जिसमें विदेशी पक्षी प्रवास करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन है खुरपा ताल, झिलमिल ताल, नौकुचिया ताल या गांधी ताल। तो दोस्तों जो विदेशी पक्षियों का प्रवास वाला जो ताल है वो है आपका नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल में दोस्तों विदेशी प्रवासी पक्षी वहाँ आते हैं और अधिकांश समय वहाँ पर रहकर फिर जो है 6 माह बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने उन दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन्होंने उत्तराखंड से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया हो, क्योंकि सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स में दोस्तों उत्तराखंड का सिलेबस सेम रखा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, खुरपा ताल समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों खुरपा ताल भी एक ताल है और जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, वह है 1635 मीटर, 1630 मीटर खुरपा ताल की ऊंचाई है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ताल तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा है। तो कौन सा ताल ऐसा है जिसमें तीनों ओर से पहाड़ियां हैं दोस्तों। ऑप्शन है झिलमिल ताल, खुरपा ताल, तड़ाग ताल या गिरी ताल। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि ओर से तीनों जो है ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ जो ताल है, वो है उस ताल का नाम है दोस्तों खुरपा ताल। कौन सा ताल दोस्तों, वह है खुरपा ताल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं मंडल का सबसे रमणीय ताल कौन सा, रमणीक ताल। ठीक है दोस्तों, जो सबसे मतलब पर्यटकों को आकर्षित करने वाला सबसे ज़्यादा जो आकर्षित करता है वो ताल कौन सा है। ऑप्शन है अप्सरा ताल, सात ताल, भिलंग ताल या वया ताल। तो दोस्तों जो कुमाऊं मंडल का सबसे रमणीय ताल है वो है आपका सात ताल। कौन सा है दोस्तों, सात ताल। ठीक है दोस्तों, सात ताल।
ठीक है। ये कुमाऊं मंडल का सबसे रमणीक ताल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, सात ताल किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों सात ताल किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर या जोशीमठ। तो दोस्तों सामान्य सी बात है, सात ताल दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नैनीताल में। सात ताल कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है नैनीताल में। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सात ताल की लंबाई है। तो सात ताल जो दोस्तों है उसकी लंबाई कितनी है? 800 मीटर, 990 मीटर, 1000 मीटर या 1200 मीटर। तो दोस्तों अगर हम सात ताल की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 990 मीटर, 990 मीटर दोस्तों सात ताल की लंबाई है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बार बार आ रहे हैं, इसलिए मैं इसमें इंपॉर्टेंट लिखाना भूल जा रहा हूँ। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें तीन चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो सात ताल की लंबाई को भी आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये उत्तराखंड का जो है सबसे रमणीय ताल है दोस्तों। ठीक है, और इस ताल को दोस्तों जो ये नैनीताल में है, और साथ ही इसकी जो लंबाई है वो 990 मीटर है दोस्तों। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सात ताल में सम्मिलित प्रमुख ताल है। तो दोस्तों सात ताल इसमें सम्मिलित जो प्रमुख ताल है वो कौन सा है? ऑप्शन है गरुड़ ताल, राम सीता ताल, नल दमयंती ताल, ये सभी। तो दोस्तों बात करें जो सात ताल हैं, इस सात तालों का समूह है दोस्तों ये। इसमें सात तालों को मिलाकर इसका नाम रखा गया है। तो इसमें गरुड़ ताल भी है एक ताल का नाम, राम सीता ताल भी है एक का, नल दमयंती ताल भी है दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? तो दोस्तों कौन सा झील ऐसा है जिसकी आकृति अश्वखुर यानी कि घोड़े के खुर के समान है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है गिरिताल, नर दमयंती ताल, खुरपा ताल या भीमताल। तो दोस्तों अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर जो इस अश्वखुर के समान जो ताल है, यह है दोस्तों खुरपा ताल। कौन सा ताल? खुरपा ताल दोस्तों। इसका नाम भी इसीलिए खुरपा ताल रखा गया है दोस्तों, क्योंकि ये अश्वखुर के समान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस ताल का पंचकोणीय तट है? तो दोस्तों कौन सा ताल ऐसा है जिसमें पंचकोणीय तट है? ऑप्शन है खुरपा ताल, खुरपा ताल, नल दमयंती ताल, गिरी ताल या द्रोण ताल। तो दोस्तों किस ताल का पंचकोणीय तट है? तो ऑप्शन है इसका दोस्तों नल दमयंती ताल। तो नल दमयंती ताल दोस्तों ये है पंचकोणीय तट इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों नल दमयंती ताल जो है ऑप्शन है नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी या उत्तरकाशी। तो दोस्तों जो नल दमयंती ताल है वो है नैनीताल जिले में। किस जिले में है दोस्तों? ये है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाग देवताल व तड़ाक ताल किस जनपद में स्थित हैं? तो दोस्तों नाग देवताल और तड़ाक ताल किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा या चंपावत। तो दोस्तों जो तड़ाक ताल है और नागदेव ताल है यह है दोस्तों आपका अल्मोड़ा जिले में, और तड़ाक ताल दोस्तों अल्मोड़ा जिले में सबसे लंबा ताल है ये। ठीक है दोस्तों, बड़ा ताल है। तो ये जो है तड़ाक ताल, ये जो है अल्मोड़ा के चौखुटिया से के पास में दोस्तों ये ताल पड़ता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस ताल के निचले भाग में पांच सुरंग हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि कौन सा ताल ऐसा है जिसके निचले भाग में पांच सुरंग हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन है तड़ाक ताल, नौकुचिया ताल, मल्ली ताल या अप्सरा ताल। तो दोस्तों जो पांच सुरंग वाला ताल है उसका नाम है तड़ाक ताल। ठीक है दोस्तों, तो तड़ाक ताल में दोस्तों क्या है कि उसके नीचे से पांच सुरंग हैं ये बताया जाता है। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का है दोस्तों हमारा, गिरिताल स्थित है। तो गिरिताल कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, ऋषिकेश या उत्तरकाशी। तो दोस्तों जो गिरिताल स्थित है वो है उधमसिंह नगर में। कहाँ है दोस्तों? उधमसिंह नगर में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये ताल और झील इससे संबंधित ये टॉपिक हमारा अभी कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट क्लास हमारा इसी से रिलेट होगी, क्योंकि इसके अंतर्गत काफ़ी चीज़ें अभी छूटी हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड के जलप्रपात, हिमनद, झरने और जो है झील और ताल, इन पर हमको चर्चा करनी है इस टॉपिक के अंतर्गत। तो अभी हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। इसी प्रकार हमारी एक क्लास और इसके अंतर्गत आएगी दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब अपने उन परिचित दोस्तों, अपने साथियों और उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने किसी भी प्रकार का उत्तराखंड में एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई कर रखा है, उन सभी अभ्यर्थियों को इसको शेयर करने के बिल्कुल कृपा कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों। हमारी ये क्लास दोस्तों डेली मॉर्निंग 5 बजे ये क्लास अपडेट होती है और आप तक ये डेली पहुंचाई जाती है। किसी दिन दोस्तों 5 का 5:15 5:30 हो जाता है, बट ये क्लास आपके पास ज़रूर आएगी। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। क्योंकि आपको अपने उत्तराखंड में एग्ज़ाम देने के लिए उत्तराखंड का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर आपका हम करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी जो है प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत 10वीं क्लास, 10वीं 11वीं क्लास दोस्तों। इससे पहले की क्लास है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के टॉपिक करके इसके प्लेलिस्ट बनाई है। आप उसमें जाके उत्तराखंड के समस्त क्लासेज जो है ज़रूर वॉच कीजिएगा दोस्तों। आपकी प्रिपरेशन काफ़ी मजबूत जाएगी दोस्तों। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।